नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और स्पेशल इंटरव्यू के प्रोग्राम बतरस में आपका बहुत स्वागत है। बतरस में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह से, जो पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। और उदयवीर सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अहम रोल होता है। किन क्षेत्रों में किन लोगों को चुनाव में उतारा जा सकता है, सहयोगी दलों के साथ सीटों की शेयरिंग कैसे की जाएगी, इन सारे मुद्दों पर प्लानिंग तैयार करने, स्ट्रेटजी बनाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। इसीलिए अब जबकि यूपी के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और बंगाल में चुनावी सरगर्मी थम गई है, तो अब सारा जोर यूपी पर ही रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि उदयवीर सिंह से समाजवादी पार्टी की रणनीति पर बात की जाए। सर, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। सबसे करंट का सवाल तो यही लग रहा है कि अखिलेश जी अचानक से क्यों आईएएस आईपीएस अफसरों पर इतनी तल्ख बयानबाजी करने लगे हैं। खासकर मैं अजय पाल शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, क्योंकि आंजनेय सिंह, अवनीश अवस्थी, अन्य कौशिक, इन सब लोगों के खिलाफ उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा रहता था, लेकिन अजय पाल शर्मा के मामले में तो उन्होंने उसको बहुत ही तल्ख और गर्म लहजे में जाहिर किया। अखिलेश जी पीडीओ को लेके साथ चल रहे हैं। पीड़ित, शोषित, वंचित और जो पीड़ा देने वाले हैं, अगर हम लोग को वंचित, पीड़ित, शोषित का ध्यान रखना है तो पीड़ा देने वालों के खिलाफ सख्त होना ही पड़ेगा। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा पीड़ा देने तो जाते नहीं। कोई न कोई अधिकारी अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, अपनी पुरानी जांचों को बचाने के लिए, प्रदेश में लंबे समय तक बने रहें, इसलिए इन्हीं का व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सरकार का हथियार बनता है और संविधान, लोकतंत्र, कानून को ताक पे रख के जनता का शोषण करता है। तो जो जनता पीड़ित होती है, वो अखिलेश जी का खबर आती है तो अखिलेश जी उसके खिलाफ तल्खी से बोलते हैं। तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत बोला हो तो हमारी जवाबदेही है। अखिलेश जी ने जो बोला है 100% सही बोला है। जितनी जितनी जांचें, इतनी अगर कोई साधारण आदमी होता, पुलिस का आदमी न होता या आईएएस अधिकारी न होता, तो अब तक एनएसए और गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई हो गई होती। इतनी इतनी जांचें इन लोगों के खिलाफ हैं और ये लोग इस तरह लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखे हैं। उत्तर प्रदेश की इज्जत की मटिया मेट कर रहे हैं पूरे देश में। बंगाल से जो वीडियो आया है वो एक तरफ पुलिस का पक्षपाती चेहरा दिखा रहा है, उसके साथ साथ क्योंकि वो यूपी कैडर का अधिकारी है, यूपी के बारे में भी एक राय जा रही है कि जिस पर्यवेक्षक को केवल पर्यवेक्षण करना है पुलिस की कार्रवाई का, वो खुद घर में जा रहा है कैंडिडेट की। तो इसलिए सख्त तल्खी, जितनी आपकी अन्यायपूर्ण कार्रवाई होगी उतनी ही समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तल्खी होगी, सख्त लहजे में बात होगी। क्या आपको लगता है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में अफसरों का रवैया भी एक मुद्दा बनता जा रहा है या बनेगा? अफसरों का रवैया तो लगातार मुद्दा है, विधानसभा का सवाल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से बात करने की हैसियत किसी नेता की तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो कोई नेता नजर नहीं आता जो मुख्यमंत्री को ये कह सके कि सर ये गलत हो रहा है या ये आपकी नीति सही नहीं है। बस वो 200, 150, 250 मिलके मीटिंग कर सकते हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। कभी विधानसभा में भी एक बार 200 विधायक एक तरफ बैठ गए थे। अकेले जाके मुख्यमंत्री किसी से बोल नहीं पाते, मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं है, मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है वो तानाशाहपूर्ण है। तो जितना भी कार्रवाई होती है, जितना भी अन्याय जनता के साथ हो रहा है, जितनी भी लूट और बेईमानी हो रही है, वो सारे अफसरों के माध्यम से हो रही है। तो निश्चित तौर पे अफसरों का व्यवहार जैसा है वही सरकार का व्यवहार है और वो मुद्दा रहेगा। और कौन कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी जिसको लेकर यूपी के विधानसभा चुनाव में जाएगी? जनहित का विषय है, जनता का हित नहीं हो रहा। ये सरकार कोई ऐसी नीति नहीं लाई है जिससे जनता का हित हो। जो सार्वजनिक लाभ के काम भी हो रहे हैं वो बेईमानी के लिहाज से हो रहे हैं। जो लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कीमत पे सवाल उठाते थे कि ये 12,000 करोड़ का है, वो 14,000 करोड़ का था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो गोरखपुर लिंक पता बना रहे हैं 7,500 करोड़ का। कहाँ 90 किलोमीटर, कहाँ 302 और 400 किलोमीटर।
वो लखनऊ में जो ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं वो बना रहे हैं 7,000 करोड़ का। तो ये 14,500 करोड़ की 2 छोटी छोटी सड़कें हैं इस एक्सप्रेसवे के सामने, 4 लेन भी नहीं है। तो ये जनहित के काम नहीं है, ये जनता को लूटने के काम हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और सरकार जब जनता के काम नहीं करेगी, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना हक मांगता है तो आप लाठी चला देते हैं। किसान जमीन पे मरता रहता है। कितना दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। ऐसे ऐसे केस हुए हैं। जो एक निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड से देश हिल गया था। निर्भया कांड जैसे कितने कांड यूपी में हो गए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और जो हालत आप मेन स्ट्रीम मीडिया की आप देख रहे हैं, फिर हम मीडिया पे कहते हैं तो मीडिया के लोग कहते हैं हमारी बुराई करते हैं। हम उनसे नाराज नहीं हैं, लेकिन वो क्यों संघर्ष करें, वो जैसी परिस्थिति है वैसा समय काट रहे हैं। फिर भी सर ऐसा लगता है कि ये सारे इश्यूज तो रहते ही हैं विपक्ष के पास, सरकार के सामने कहने के लिए, जनता के सामने कहने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि करप्शन जो है या अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे स्ट्रेस जो भी हो, इसके बियॉन्ड इन सबको पीछे ढकेल दे रहा है कास्ट इक्वेशन, क्योंकि उसी पे खाली बात होती है यूपी में, और उसी को लेकर विपक्षी नेताओं में या सत्ता पक्ष में ज्यादा सक्रियता दिखती है कि इस बिरादरी को साथ कर ले, उस बिरादरी को साथ कर ले। जाति राजनीतिक सच्चाई है। हिंदुस्तान के बाहर जो राजनीति होती थी वो क्लास की होती थी, वर्ग की होती थी, गरीब अमीर। लेकिन हिंदुस्तान में जाति और वर्ग काफ़ी सीमा तक ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। जो दलित है वो भूमिहीन भी ज़्यादा है, वो गरीब भी उनमें ज़्यादा हैं। तो इसलिए सामाजिक सच्चाई, जाति एक सामाजिक सच्चाई है। लेकिन हर कोई जात की बात करके लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेता? जात को इकट्ठा करने के लिए भी देखना पड़ेगा कि आपकी साख है उनके साथ न्याय करने की। आप में ये क्षमता है कि आप ऐसे स्कीम और प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं जिनसे विकास हो, जिनसे लोगों को रोजगार मिले। क्या आपकी ऐसी साख है कि आप जो बोल रहे हैं वो करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो हर चुनाव में नारा बदल जाता है। कभी गुजरात मॉडल, कभी कुछ और, कभी ट्रिलियन इकोनॉमी, कभी कुछ और। तो क्यों बदल जाता है? जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते उनकी क्या नीति बनेगी? वो अपनी बात पे ही कायम नहीं है तो नीति पे कायम क्या रहेंगे? इसलिए 12 से 17 तक जो रोजगार से लेके विकास के काम अखिलेश यादव जी ने किए हैं, और सामाजिक न्याय का विषय तो हमेशा रहा है। सामाजिक न्याय, सामाजिक हिस्सेदारी, भागीदारी सबकी, वो, और उसके बगैर कोई समाजवाद नहीं हो सकता। और अखिलेश जी की 12 से 17 की सरकार में जो काम हुए, आज भी आप नज़र घुमा के देखेंगे तो वही काम नजर आते हैं। योगी जी 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसपास कहीं दिखा दीजिए जो खड़ा दिख रहा हो कि ये फैक्ट्री बनी है, ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ से इतना रोजगार मिल रहा है, दिखा दीजिए। मैं तो लखनऊ राजधानी है, मैं तो उसका 50वां हिस्सा पूछ रहा हूँ। तो बातें ही खाली बनानी है। जिसकी हैसियत 50 लाख की है उससे 20,000 करोड़ का MOU करके और योगी जी कहें कि हम तो AI में क्रांति कर रहे हैं। और देखिए, ये निर्लज्ज सरकार है, इसको शर्म नहीं आती। फिर वो एग्रीमेंट जो है खारिज कर दिया जाता है, लेकिन एग्रीमेंट करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। तो झूठी बोलना है, लफाजी करनी है तो कुछ भी करिए। आपने सामाजिक न्याय की बात करी सर। सामाजिक न्याय के तो जितने यूपी में अगुवा हैं वो सभी बीजेपी के साथ हैं, ऐसा क्यों? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये आपने सर्टिफिकेट कैसे दिया कि ये अगुवा है सामाजिक न्याय की? आप अपने आप से सर्टिफिकेट दे देंगे? क्या इन्होंने इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया? वो जिस वादे के साथ भाजपा के साथ गए थे, 10 साल में उस वादे पे उन्होंने चर्चा भी नहीं की। ऐसे तो हर जात के लोग हर पार्टी में हैं। संजय निषाद जी का मुद्दा अपने समाज को आरक्षण दिलाने का था। आप बताइए, कोई बात हुई है? एक कागज चला है। 2022 में उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि अगर नहीं हुआ तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि ये बात करते हैं लोगों में जाने के लिए,
सरकार में आके ये तय करते हैं कि मुझे मंत्री कौन सा मिलेगा, मेरे लड़के को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को कौन सा विभाग मिलेगा, वो अपने विभागों में चिपके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो वादा करके गए थे, हमारे साथ आए थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, तो क्या रिपोर्ट लागू हो गई? वो तो 5 साल से मंत्री है ना, हो गई लागू? अगर ये लोग ये कह देते कि मुझे आरक्षण चाहिए, मंत्री बनूँ न बनूँ, मुझे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट चाहिए, मुझे मंत्री बनाइए मत बनाइए, मेरे समाज का काम पूरा करिए, हमारे राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनको पूरा होना चाहिए, तो भाजपा को तय करना पड़ता उसे सरकार बनानी है या सामाजिक न्याय को नहीं देना है। सामाजिक न्याय देना पड़ता, सरकार बनानी होती। लेकिन जब इन्हें पद चाहिए तो भाजपा ने पद दे दिया। भाजपा की क्या गलती? हमारे साथ 22 में हमारे साथ थे, 22 में हमारी सरकार नहीं बनी, हमारे तो हम तो सरकार में आए नहीं जो कोई हमने धोखा कर दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने मुझसे पूछा कि किस आधार पे इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पे ही संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, सब लोग सपा के साथ रह चुके हैं सर। तो सपा कितना डिजर्व करती है उन पर उंगली उठाने के लिए? सामाजिक न्याय के मुद्दे पे नहीं, सामाजिक न्याय समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। चुनावों में गठबंधन होते हैं और हमारी राजनीतिक नीति है कि हम पीड़ित, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित सबको हिस्सेदारी, भागीदारी देंगे। उस योजना के तहत आए थे, जो आया उसको हमने कुछ न कुछ दिया। संजय निषाद जी का बेटा पहली बार एमपी समाजवादी पार्टी की टिकट पे हुआ, उसके आगे जो भी हुआ फिर उसके बाद ही हुआ। पल्लवी पटेल जी पहली बार विधायक महत्वपूर्ण सीट से समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन से बनी, खैर वो भाजपा के साथ अभी नहीं गई हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी पूरा मौका, हिस्सेदारी, भागीदारी समाजवादी पार्टी ने दी। उन्हें सरकार में जाना था, वो चले गए, कोई बात नहीं। अगला चुनाव आया 24 का, वो 22 में चले गए ना, 24 का चुनाव आया, चुनाव में हमने डायरेक्ट टिकट दिया, हमने राजभर एमपी बनाया। बीजेपी में राजभर एमपी है, हमने 2 निषाद एमपी बनाए। बीजेपी के कितने एमपी हैं? हमने पटेल कितने एमपी बनाए, हमने कुशवाहा समाज के एमपी बनाए। तो हमने तो हर बिरादरी को मौका दिया और जिता के लाए। तो हम तो अपनी नीति पे कायम हैं। अब बाजारीकरण के दौर में कोई डोल जाए तो डोल जाए, तो चलता रहता है। 27 में भी डोल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। जब हमने अपनी 24 में टेस्टेड नीति कर ली कि हम डायरेक्ट हिस्सेदारी दे रहे हैं और जनता हमें विश्वास कर रही है, ये आके जरूर चले गए। निषाद समाज के लोगों से बात करिए तो वो कहे संजय निषाद ने जरूर साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का, लेकिन अखिलेश जी की गलती नहीं थी, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया, पद दिया। ओम प्रकाश राजभर जी के समाज से बात करिए, भले ही जो ओम प्रकाश राजभर के ही साथ हो, वो भी आपसे दबी जबान ये कहेगा कि अखिलेश यादव जी ने पूरा सम्मान दिया, स्थान दिया, पद दिया। तो जनता में विश्वास हमारा बढ़ रहा है। नेता भाग जाए। 24 में उन्हें डायरेक्ट टिकट दिए, लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया। वो ओम प्रकाश राजभर जी और उनसे लोग कहते हैं कि जिसके साथ ये रहते हैं वही जीतता है। 22 में वो हमारे साथ थे, हम हार गए। 24 में वो भाजपा के साथ थे, भाजपा हार गई। उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के साथ थे, दारा सिंह चौहान हार गए। लोकसभा में खुद का बेटा लड़ा, खुद का बेटा हार गया। लेकिन अब कुछ तथ्यों को किनारे करके कुछ भी बोलना है तो भाई बोलिए। मतलब हम लोगों ने ये टेस्ट कर लिया है कि हम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़े सबको जिसको जितना हिस्सा बनता है उतना हिस्सा देंगे। तो अखिलेश यादव जी की ये साख है कि लोग भरोसा करने को तैयार हैं और वो हमको वोट दे रहे हैं। इसीलिए हमारा वोट बढ़ के 24 में इस स्थिति में पहुंचा है और मेरा विश्वास है आगे और बढ़ेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इन सहयोगी दलों के लिए सपा के दरवाजे बंद हैं। कुछ नेताओं के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बंद है, लेकिन बाकी जो दल हैं उनकी बातचीत क्या होती है वो मेरा अधिकार नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। ठीक बात। वो तय करेंगे कि किसको लेना है, कौन आना चाहता है। कोई पहले भाजपा से अलग हो जो हमारे साथ आना चाहता है, वरना हम तो 24 में आए टेस्ट कर चुके हैं कि हम सीधा राजभर समाज को, चौहान समाज को, मौर्य समाज को, निषाद समाज को, पाल समाज को, जो भी दलित समाज को जितना उसका हक बनता है उतना रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो हम पे भरोसा करने तैयार है।
जिस तरीके से सर पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे देश भर में ही बदला है कि कोएलिशन गवर्नमेंट का एक चलन आ गया है, प्री पोल अलायंसेस होते हैं चुनाव से पहले के, वो एक बहुत ज़रूरी तत्व हो गया है। और मायावती की हार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी इसको बताते हैं लोग कि वो गठबंधन नहीं करती। क्या किसी से न गठबंधन करके आप लोग अकेले नहीं पड़ जाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखो, 12 में हम सरकार में आए, किससे गठबंधन था हमारा? 17 में हम नहीं आए, 22 में सबसे हमारा गठबंधन था, हम नहीं आए, 24 में केवल कांग्रेस से था, हम आए, ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं। तो ये तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है, हम सत्ता पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम सब समाज के लोगों को साथ लेके उनको उनका वाजिब हक देने के पक्ष में हैं, तो लोग हमारे साथ आएंगे। ये महज संयोग है कि कभी कोई गठबंधन से आ जाता है, कभी बिना गठबंधन के आ जाता है। जो एक कांग्रेस से आपका गठबंधन है और अखिलेश जी ने भी इस बारे में बोला है कि 27 का चुनाव कांग्रेस के गठबंधन में तो लड़ा ही जाएगा। आज की स्थिति जो है कांग्रेस के अंदर इस बात पे ऐसा विचार चल रहा है कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लगातार चुनाव हारती रही है या 2022 में हारी, 17 में हारी, उन सभी सीटों को कांग्रेस को दे दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। इन सब पे कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ये सब कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। क्योंकि गठबंधन का जो प्रक्रिया जानते हैं, दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं कौन कौन बात करेगा, फिर बातचीत होती है, प्रस्ताव आते हैं, अपने नेतृत्व से दोनों तरफ के लोग सहमति लेते हैं और बात होती है। जब कोई बात ही नहीं हो रही इस समय, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया अलायंस में हम साथ हैं तो आगे साथ रहेंगे। जब कोई बात के लिए तय होगा तब बात होगी। अब ऐसे ही घर में बैठे बैठे मैं भी अपने मन में लड्डू बनाता रहूं और दूसरे लोग भी बनाते रहें, उसका कोई मायने नहीं है। नेता जल्दी फट जाते हैं, फूल जाते हैं, जल्दी बयान दे देते हैं, जल्दी सपने देख लेते हैं। तो लोगों ने, किसी ने हमारी तरफ से, किसी ने उस तरफ से दे दिया होगा। लेकिन अधिकृत तरीका यही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पहले तय करेगा कि कौन बात करेगा, कौन सी सीट ली जाएगी, कौन सी दी जाएगी, किस फार्मूले से दी जाएगी, तब बात होगी। बाकी ये सब बातें बस आप भी मन बहलाने के लिए पूछ लेते हैं, हम भी मन बहलाने के लिए बता देते हैं। नहीं, मैं तो मन बहलाने के लिए नहीं पूछता हूँ। खैर, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर हुआ और वो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बंगाल के इलेक्शन में रहा। यूपी में तो बहुत पहले एसआईआर हो चुका, सब कुछ, वोटर लिस्ट भी आ गई, कितने वोट कटे ये सब भी पता चल गया। आप लोग उस पे आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहा पार्टियों का। क्या वोटर लिस्ट में इस संशोधन को लेकर भी कुछ तल्खी अभी भी सपा की बची हुई है? वो लगातार चोरी करते हैं, हम लगातार पकड़ते हैं। उन्होंने कदम कदम पे चोरी की, हमने कदम कदम पे पकड़ा। हमारे पकड़ने से कुछ कार्रवाई रुक तो गई, चोरी रुकी तो सही, लेकिन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मसलन फॉर्म 7 जब हमने पकड़ लिया कि इन लोगों ने फर्जी दस्तखत करके फॉर्म 7 जमा किया है, अपनी जगह दूसरे के दस्तखत किए हैं, 420 किए हैं, और हमने उदाहरण पेश कर दिए प्रेस के सामने, आयोग के सामने, लेकिन कार्रवाई, मुकदमा लिख के नहीं किया गया। तो भाजपा की कोशिश पहले दिन से आखिरी दिन तक होगी और हर चुनाव में होती है। हम लोग सजग हैं, हमने अपने BLAs बना लिए हैं, लगातार पार्टी इस पे काम कर रही है कि जो भी संशोधन के लिए लिस्ट आए, फॉर्म भरे जाएं, उसको हमारे लोग चेक करते हैं और पकड़ते हैं। तो हम लोग, चोरों को चोरी करनी है, हमें पहरेदारी करनी है। यही काम चुनाव के आखिरी दिन तक होगा। हम पहरेदारी करेंगे, वोट की रक्षा करेंगे, वोटर को जागरूक करेंगे कि अपना अधिकार है, उसको बचाइए, वोट डालने चलिए, वो चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे भरोसा है जिस तरीके से 2 राउंड में चोरी हम लोगों ने रोकी है, इस तरह आगे भी रोक पाएंगे। यही हल्ला आपको बंगाल में सुनने को मिल रहा है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने किया, एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुआ कि जो यादव बहुल्य पार्टी का ठप्पा समाजवादी पार्टी पे होता था, कम टिकट दिया आपने, उनकी चर्चा कम की, और जो MBC है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, पाल, मौर्य, कुशवाहा, इनको आपने, निषाद, इनको आपने बढ़ चढ़ के टिकट दिया। 2027 में इस स्ट्रेटजी में कितना बदलाव आएगा?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद इसका नेतृत्व करते हैं और सीटवार और जिलावार लोगों को बुला के राय लेते हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि सरकार बने। पार्टी के सारे शुभचिंतक चाहते हैं और आम जनता भी चाहती है कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और संविधान और कानून को न मानने वाली सरकार हटनी चाहिए। तो जब वो बैठते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राय देते हैं। उसी स्थानीय परिस्थितियों के राय के हिसाब से लोकसभा में टिकट अखिलेश यादव जी ने दिया था और इस बार भी जिलों की मीटिंग करेंगे अखिलेश जी खुद। सीधी बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं और सबसे यही पूछते हैं कि बताओ ये सीट पर क्या समीकरण है, पहले क्या गलती हुई, आगे कैसे वोट बढ़ेगा, लोग क्या चाहते हैं और वहाँ की लोकल राय के हिसाब से टिकट मिलेगा। इसीलिए जनता अखिलेश जी के कड़े फैसलों को भी स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हीं के बीच से वो राय निकल के आती है। तो ओम प्रकाश राजभर से समाजवादी पार्टी की ऐसी तल्खी क्यों कि आपने सबके बारे में कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ और दूसरे दलों के साथ अनुभव अलग अलग है। दूसरे दल ये हैं कि वो हमारे साथ थे, हमारे साथ रहे, उन्हें और कहीं अच्छा लगा, कोई चाहे उनका स्वार्थ जुड़ा या कुछ, वो चले गए। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि कृपया ऐसा कर दीजिए, और जब आप कर देंगे तो जनता में जाके कहेंगे कि बताइए मैं इतना विरोध कर रहा था फिर भी अखिलेश यादव ने ये कर दिया। तो जो नेता कमरे में व्यक्तिगत बात में और जनता में एकदम झूठ बोलता हो, उसकी विश्वसनीयता क्या हो सकती है? तो इसलिए उनकी बात का कोई मायने ही नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत पहले अखिलेश यादव जी ने तय करके चिट्ठी लिख के कहा था कि आपको हमें बहुत खोट नज़र आता है, दूसरे बहुत अच्छे लग रहे हैं तो चले जाइए। वो चले गए। ऐसी ऐसी विश्वसनीयता का संकट तो वो आप सब लोगों के लिए भी कहते हैं कि दिन में आप लोग विरोध करते हैं और जैसे शाम ढलती है बुके लेके दरवाजे पे खड़े होते हैं। यही सब तो बातें हैं। जो खुद ही जाता हो रात में खाना खाने, भाई हमारे गठबंधन में राष्ट्रपति को चुनाव देने के लिए खाना खाने चले गए और वो हमारे बारे में ही बोले, तो इस तरह के झूठ फरेब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए दरवाजे बंद हैं। हम मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश का, भाजपा से हमको ही लड़ना है, हमको ही रोकना है, तो कोई भी समझौता करेगा तो सरकार में आने के लिए करेगा ना। हम जो सरकार में है उससे क्या समझौता करेंगे? उसको हराएंगे तभी तो हम आएंगे। तो खैर उन पर ज़्यादा समय जाया करने की बात नहीं है। उनकी बात में न सच्चाई है न ईमानदारी है, जो बोलते हैं झूठी बोलते हैं और कोई स्तर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए जो है, वैसे भी हमारे दल में कई राजभर नेता आ गए हैं जो उनको बेहतर जानते हैं, वो उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से राय दे सकते हैं। सर, यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन का ही विशेष सत्र विधानसभा का बुला लिया तो इसमें क्या आग लग गई? नहीं, एक दिन का बुलाएं 10 दिन का बुलाएं वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जब महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो भाजपा ये क्यों कह रही है कि महिला आरक्षण बिल रोक दिया? दोनों में से एक ही बात कहेंगे ना। क्या तो बिल एक्ट बन चुका है, महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है, कब से लागू करना ये केंद्र सरकार को तय करना है। उसमें हमारी मांग ये है कि अभी से लागू कर दो। इन्हीं 403 और 543 सीट पे लागू कर दो। जब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो जैसे सबका डिलिमिटेशन होगा वैसे उनका हो जाएगा। तो ये महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जो हल्ला किया जा रहा है कि केवल प्रचार प्रसार के लिए कि विपक्ष के लोग बहुत महिला विरोधी हैं, तो ये तो नौटंकी है ना, ड्रामा है ना। आप महिला आरक्षण के बिल के लाभ की आड़ में एक मन मर्जी का डिलिमिटेशन कमीशन बना के मन मर्जी से देश का पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करना चाहते थे, अपनी मर्जी से कंस्टिट्यूंसीज बनाना अपनी इच्छा के साथ सारा करना चाहते थे, तो उसको तो अपोजिशन रोकेगा। और महिला आरक्षण पे जो बात कर रहे हैं महिला विरोधी, तो कल सत्र होगा तो लोग सवाल पूछेंगे आप कितने महिला समर्थक हैं, क्या महिलाओं की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अभी महोबा के जिलाध्यक्ष का आपने सुना, कोई कार्रवाई हुई इस पर? अभी गोंडा के जिलाध्यक्ष का सीसीटीवी फुटेज आया था और एक धाकड़, कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद हैं जिन पर बड़े बड़े जघन्य महिला विरोधी बलात्कार से लेके ऐसे मुकदमे हैं, उनसे सब जेल में मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं।
तो आप दोनों काम करेंगे तो हम तो कहेंगे ना अपनी बात। जिस तरीके से सर बंगाल में एग्जिट पोल आया है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है बंगाल में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर उसका क्या फर्क पड़ेगा? एग्जिट पोल पे पहले तो हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोकसभा में भी एग्जिट पोल आया था। वो अक्सर मुझे लगता भी नहीं कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी की हैसियत है कि भाजपा के खिलाफ एग्जिट पोल दिखा दे। बहुत जगह हमने देख लिया, कोई भी न्यूज़ एजेंसी, सेफोलॉजी करने वाली एजेंसी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और जिसकी सबसे ज़्यादा सरकार है, जिनसे ऐड मिलता है, काम होता है, उनसे क्यों बुराई लेगी? हमको भरोसा है कि दीदी भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव आयोग की, केंद्रीय दलों की पूरी एक तरफा गुंडागर्दी और बदमाशी, बेईमानी के बावजूद अच्छे वोटों से चुनाव जीत के आए। चलिए सर, अभी काफ़ी काम करना बाकी है और चुनाव में समय भी है। आपने बोले भारत के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो आपने उदयवीर सिंह जी को सुना, उन्होंने एक बड़ी बात ये कही तमाम बातों के अलावा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए तो कम से कम समाजवादी पार्टी के दरवाजे विधानसभा चुनाव तक तो बंद ही हैं। हालांकि अभी चुनाव में बहुत समय है और राजनीति एक और एक दो का खेल तो होता नहीं, राजनीति तो एक और एक की 11 का खेल होता है। तो इस बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी ही होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए जो तल्खी सपा में देखने को मिलती है या मिल रही है, वो अन्य के लिए नहीं दिखती है। अब आगे कुछ और समय बीतने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। आप मेरे साथ इस एपिसोड में, इस इंटरव्यू में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।